नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अर्पित सिंह और आपके अपने चैनल वेदादर्शनम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी 50 एमसीक्यूज की धमाकेदार क्लास राजस्थान की 3 ऐसी रियासतों पर है जिनका इतिहास तलवारों से भी ज्यादा कूटनीति और रहस्य से भरा है। क्या आप जानते हैं कि राजपूताने में भयंकर लूटपाट और दहशत फैलाने वाला एक खूंखार पिंडारी नेता अमीर खां कैसे 1817 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि करके राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक का पहला नवाब बन गया। टोंक की वह मशहूर सुनहरी कोठी किसने बनवाई जिस पर मीनाकारी और सोने का शानदार काम किया गया है। और सोचिए, अंग्रेजों ने 1838 ईस्वी में कोटा को तोड़कर राजस्थान की सबसे नई और आखिरी रियासत झालावाड़ का निर्माण किसके लिए किया था। क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को सिटी ऑफ बेल्स अर्थात घंटियों का शहर कहा जाता है, जहां सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की स्वर लहरी सुनाई देती है। साथ ही हम बात करेंगे धौलपुर के जाट वंश की, जहां 1857 की क्रांति के दौरान महाराजा भगवंत सिंह ने अंग्रेजों की मदद की तो विद्रोहियों ने उनका राजकाज ही छीन लिया था। जी हां, आज हम धौलपुर, टोंक और झालावाड़ राज्य का पूरा इतिहास इन 50 बेहतरीन सवालों से खंगालेंगे। आरपीएससी और आरएसएसबी की परीक्षाओं में यहाँ से सीधे सवाल छपते हैं, इसलिए क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। धौलपुर जाट शासन की स्थापना के संदर्भ में 1804 और 1806 की संधियों का दूरगामी परिणाम क्या रहा। कीरत सिंह को अंग्रेजों ने गोहद का स्वतंत्र शासक स्वीकार किया। कीरत सिंह को गोहद के बदले धौलपुर बाड़ी और राजाखेड़ा के क्षेत्र प्राप्त हुए। धौलपुर और भरतपुर रियासत का एक प्रशासनिक हिस्सा बना दिया गया, या मराठों ने धौलपुर के बदले ग्वालियर पर अपना दावा त्याग दिया। देखिए, ये जो संधि थी वो लॉर्ड लेक और कीरत सिंह के मध्य में हुई थी। इस संधि के तहत गोहद का जो क्षेत्र था वो सिंधिया को सौंप दिया गया था और उसके बदले में कीरत सिंह को धौलपुर के जो परगने थे वो मिले थे, जिससे यहाँ पर जाट राजवंश की जो नई शाखा है वो स्थापित हुई थी। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। कीरत सिंह को गोहद के बदले धौलपुर, बाड़ी और राजाखेड़ा के क्षेत्र प्राप्त हुए। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 152। 1857 के विप्लव के दौरान धौलपुर की राजनीतिक वफादारी और विद्रोह की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा विश्लेषण सटीक है। धौलपुर की जनता ने स्वतः स्फूर्त विद्रोह किया और महाराजा को नजरबंद कर दिया। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व स्थानीय सामंतों ने किया था, जबकि महाराजा तटस्थ रहे। यहाँ विद्रोह पूर्णतः बाहरी, ग्वालियर एवं इंदौर की क्रांतिकारी था, जिसे शासक ने दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया, या महाराजा भगवंत सिंह ने क्रांतिकारियों को आगरा पर अधिकार करने के लिए सैन्य सहायता भेजी। देखिए, 1857 में जब विद्रोहियों ने धौलपुर पर अधिकार कर लिया था, लेकिन जो महाराजा भगवंत सिंह है वो अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहे और उन्होंने जो आगरा से अंग्रेज आए थे उनको शरण दी थी। विद्रोह जो है वो मुख्यतः बाहर के जो सैनिक थे उनसे प्रेरित था। तो इस तरह से देखे तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर महाराजा भगवंत सिंह ने क्रांतिकारियों को आगरा पर अधिकार करने के लिए सैन्य सहायता भेजी। ठीक है, ये जो है शासक की जो भूमिका है अंग्रेज शरणार्थियों को सुरक्षा देना, इस चीज को स्पष्ट करता है, इसलिए हमने डी ऑप्शन को बिल्कुल सही माना है यहाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 153। कथन, महाराजा निहाल सिंह ने 1876 में आगरा दरबार में भाग लिया था। कारण, निहाल सिंह धौलपुर में पाश्चात्य शिक्षा और प्रशासनिक आधुनिकीकरण के समर्थक थे। देखिए, जो निहाल सिंह जो थे उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान में जो आगरा दरबार आयोजित हुआ था उसमें भाग लिया था। वे सुधारवादी भी थे, परंतु दरबार में भाग लेना एक राजनीतिक जो व्यवस्था है अर्थात राजनीतिक शिष्टाचार था, न कि उनके आधुनिकीकरण का परिणाम। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पे जो कथन और कारण है दोनों ही सही है, लेकिन व्याख्या जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 154। धौलपुर प्रजामंडल और उससे जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। प्रजामंडल की स्थापना 1938 यमुना प्रसाद वर्मा द्वारा, आचार सुधारणी सभा 1910 ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा, तसीमो कांड 31 मार्च 1947 छतर सिंह और पंचिम सिंह की शहादत, या धौलपुर का विलय 25 मार्च 1948 राजस्थान संघ में।
देखिए यहाँ पे हमें जो सही ऑप्शन है वो देखना है। तो इसमें जो तसीमो कांड है वो 31 मार्च 1947 को हुआ था, जिसमें सतर सिंह और पंचम सिंह जो है इनकी शहादत हुई थी। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा जो प्रजामंडल की स्थापना है वो 1934 में जिज्ञासु और इंदु के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 155। धौलपुर के किस शासक ने 1927 में पुष्कर में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महाराजा कृष्ण सिंह, किशन सिंह, महाराजा उदयभान सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा निहाल सिंह। देखिए जो महाराजा कृष्ण सिंह है या किशन सिंह, इन्होंने 1927 में जो जाट महासभा हुई थी उसके अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके शासनकाल में जो उर्दू है उसके स्थान पर हिंदी को भी राजभाषा घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और उदयभान सिंह जो है ये अंतिम शासक रहे थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 156। महाराजा उदयभान सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य विकल्प का चयन करें। वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में धौलपुर के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। उन्होंने 1911 में आर्य समाज की गतिविधियों को राज्य में प्रतिबंधित किया था। वे 18 मार्च 1948 को गठित मत्स्य संघ के राष्ट्र प्रमुख नियुक्त किए गए थे। उन्होंने यमुना प्रसाद वर्मा के सहयोग से आचार सुधारिणी सभा की स्थापना की थी। देखिए इसमें जो ऑप्शन डी है आचार सुधारिणी सभा, इसकी स्थापना जो है वो 1910 से 11 के बीच में हुई थी और इसकी जो स्थापना है वो यमुना प्रसाद वर्मा ने जन जागृति के हेतु की थी, न कि महाराजा उदयभान सिंह ने। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये गलत हो जाएगा। इसकी यमुना प्रसाद वर्मा ने सहयोग नहीं लिया था बल्कि खुद इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 157। धौलपुर रियासत के शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम पहचानिए। कीरत सिंह, निहाल सिंह, भगवंत सिंह, उदयभान सिंह। कीरत सिंह, भगवंत सिंह, निहाल सिंह, उदयभान सिंह। भगवंत सिंह, कीरत सिंह, राम सिंह, कृष्ण सिंह। कीरत सिंह, भगवंत सिंह, कृष्ण सिंह, निहाल सिंह। देखिए सबसे पहले जो कीरत सिंह है इन्होंने स्थापना की थी 1806 में। ठीक है, उसके बाद में जो भगवंत सिंह है ये 1857 में शासक बने। उनके बाद में जो निहाल सिंह है ये 1873 से लेकर 1901 तक रहे। और इनके बाद में जो उदयभान सिंह है वो 1911 से 1948 तक शासक रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कीरत सिंह, भगवंत सिंह, निहाल सिंह और उदयभान सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 158। धौलपुर में 1918 में स्थापित समाज विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना महाराजा कृष्ण सिंह ने की थी। इसे ब्रिटिश सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी। स्वामी श्रद्धानंद के प्रभाव से स्थापित इस संस्था को राज्य ने 24 घंटे में बंद कर दिया था। यह विद्यालय केवल जाट समुदाय की शिक्षा के लिए समर्पित था। देखिए ये जो विद्यालय है समाज विद्यालय, वे यह 1918 में जो स्वामी श्रद्धानंद जी थे उनके आगमन के बाद में जन जागृति के लिए खोला गया था, जिसमें जो राज्य प्रशासन था उसने अपनी सत्ता के प्रति खतरा मानकर उसको प्रतिबंधित कर दिया था। ये एक निजी कार्य था, राजकीय कार्य नहीं था। तो इस तरह से देखे तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद के प्रभाव से स्थापित इस संस्था को राज्य ने 24 घंटे में बंद कर दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 159। 1900 ईस्वी में धौलपुर के किस शासक को एक नौकर की हत्या के आरोप में ब्रिटिश सरकार द्वारा गद्दी से हटा दिया गया था? महाराजा राम सिंह, महाराजा कृष्ण सिंह, महाराजा निहाल सिंह या महाराजा भगवंत सिंह। देखिए जो महाराजा राम सिंह है इनको हटाया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराजा राम सिंह का जो काल है वो 1893 से लेके 1900 तक रहा था। उनका जो हिंसक आचरण था उसकी वजह से, और उन्होंने उस हिंसक आचरण में एक नौकर की हत्या कर दी थी, इसके कारण अंग्रेजों ने उनको पद से हटा दिया था। इसके बाद में जो प्रशासन है वो वहां के जो पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट, उनके हाथ में चला गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 160। धौलपुर राज्य के आर्थिक और प्रशासनिक पतन के संदर्भ में दिवालिया घोषित किए जाने की घटना किस वर्ष हुई? 1911, 1921, 1934 या 1928?
देखिए, जो महाराजा कृष्ण सिंह का काल था उसमें बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची और कुप्रबंधन जो था उसके कारण 1928 में जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने राज्य को दिवालिया घोषित करके उसका जो शासन है वो अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 1928। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 161। धौलपुर में आर्य समाज की स्थापना और विस्तार का श्रेय किसे दिया जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, स्वामी दयानंद सरस्वती और यमुना प्रसाद वर्मा, छतर सिंह और पंचम सिंह, स्वामी श्रद्धानंद और जौहरीलाल इंदु। देखिए, जो स्वामी दयानंद सरस्वती और यमुना प्रसाद वर्मा है इनको आर्य समाज की स्थापना और विस्तार का श्रेय दिया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1880 के दशक में जब स्वामी दयानंद सरस्वती धौलपुर आए थे उनके बाद में जो यमुना प्रसाद वर्मा है इन्होंने जो आर्य समाज है उसकी नींव रखी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 162। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर और भरतपुर रियासतों के लिए नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन, कर्नल ईडन, मेजर मॉरिसन या कर्नल निक्सन। देखिए, 1857 के दौरान भरतपुर और धौलपुर दोनों का जो कार्यभार था वो मेजर मॉरिसन के पास था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मेजर मॉरिसन। और ये भी याद रखिएगा इनका जो मुख्यालय था वो भरतपुर में था। और उसके अलावा जो बर्टन है, मेजर बर्टन, इनके पास कोटा था, ईडन के पास जयपुर और निक्सन जो थे उनके पास में जोधपुर था। भरतपुर इनके पास में बाद में आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 163। धौलपुर रियासत का राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ में विलय की स्थिति को हुआ? 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 15 मई 1949 या 30 मार्च 1949। देखिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जो है इनको मिला करके जो मत्स्य संघ है वो बना था और मत्स्य संघ की जो राजधानी है वो अलवर थी और जो राज प्रमुख थे वो धौलपुर नरेश बनाए गए थे। और ये जो मत्स्य संघ बनने की तिथि है इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा, 18 मार्च 1948। ये जो मत्स्य संघ है इसका निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ था। उसके अलावा जो ऑप्शन बी है 25 मार्च 1948 ये द्वितीय चरण की तिथि है। और मत्स्य संघ का जो व्रत राजस्थान में विलय हुआ वो 15 मई 1949 को हुआ था। ये बिल्कुल याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 164। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य सुमेलित है अर्थात गलत सुमेलित है? तासिमो कांड 31 मार्च 1947, धौलपुर प्रजामंडल 1934, अखिल भारतीय जाट महासभा पुष्कर 1927, 1857 की क्रांति के समय शासक महाराजा उदयभान सिंह। देखिए, इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि 1857 की क्रांति के समय जो धौलपुर के शासक थे वो उदयभान सिंह नहीं बल्कि भगवंत सिंह थे। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल गलत है। ये जो उदयभान सिंह है इनके समय एकीकरण हुआ था, ना कि क्रांति हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 165। धौलपुर के शासकों द्वारा धारण की जाने वाली राणा उपाधि का मूल कारण क्या था? मेवाड़ के महाराणाओं से उनकी वैवाहिक रिश्तेदारी, उनका गोहद के जाट परिवार से होना जिन्हें राणा कहा जाता था, अंग्रेजों द्वारा वीरता के लिए दी गई विशेष उपाधि या 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सहायता के उपलक्ष्य में मिली पदवी। देखिए, जो धौलपुर के जाट थे वो मूलतः मध्य प्रदेश के जो गोहद क्षेत्र है वहां के थे और वहां के जो शासक है वो परंपरा से प्राचीन काल से ही राणा की उपाधि धारण करते थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उनका गोहद के जाट परिवार से होना जिन्हें राणा कहा जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 166। यहाँ से हम टोंक की जो रियासत थी उसके बारे में पढ़ेंगे। टोंक रियासत की स्थापना के संदर्भ में अमीर खां पिंडारी और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई संधि की मुख्य शर्त क्या थी? अमीर खां को मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों की सैन्य सहायता करना अनिवार्य था। अमीर खां ने अपनी लूटमार की गतिविधियां त्याग दी और बदले में उन्हें टोंक का स्वतंत्र नवाब स्वीकार किया गया। अंग्रेजों ने टोंक को जयपुर रियासत के अधीन एक जागीर के रूप में मान्यता दी या अमीर खां को दिल्ली के मुगल सम्राट का प्रतिनिधि घोषित किया गया। देखिए, जो 1817 की संधि थी इसके तहत जो पिंडारी नेता अमीर खां था उसने शांति का मार्ग चुना था और अंग्रेजों ने उनको टोंक, सिरोंज, निम्बा, हेड़ा और छबड़ा जैसे क्षेत्र थे वो देकर उनको एक स्वतंत्र शासक की मान्यता दी थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा, अमीर खां ने अपनी लूट मार की गतिविधियां त्याग दी और बदले में उन्हें टोंक का स्वतंत्र नवाब स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 167। सुमेलित कीजिए टोंक के नवाब और उनके विशेष कार्य।
एक तरफ नवाब दिए गए हैं, एक तरफ उनके कार्य। देखिए जो अमीर खां हैं ये संस्थापक रहे थे टोंक रियासत के, तो इसमें जो ऑप्शन 2 है उससे मिला देंगे इसको। उसके अलावा जो वजीर खां हैं ये 1857 की क्रांति के समय नवाब रहे थे। इब्राहिम अली खां जो है इन्होंने सुनहरी कोठी को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, और मोहम्मद फरूक अली खां जो है ये एकीकरण के समय नवाब रहे थे। इस तरह से यहाँ पे 2, 1, 4, 3 देखे तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 168। टोंक स्थित सुनहरी कोठी, जिसको शीश महल भी कहा जाता है, के संदर्भ में कौन सा कथन इसकी स्थापत्य कला को सही ढंग से परिभाषित करता है? यह पूर्णतः लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक सैन्य किला है। इसमें केवल हिंदू राजपूत शैली के भित्ति चित्रों का प्रयोग किया गया है। यह अपनी पच्चीकारी और मीनाकारी के स्वर्ण कार्य गोल्ड वर्क के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1817 में अंग्रेजों ने प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में किया था। देखिए जो सुनहरी कोठी है वो अपनी आंतरिक सजावट और जो सोने की पच्चीकारी और कांच का काम है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसे जो इब्राहिम अली खां था उसके समय पूर्णता मिली थी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही है। ये अपनी पच्चीकारी और मीनाकारी के स्वर्ण कार्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 169। टोंक में स्थापित मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान के विषय में सत्य कथनों का समूह चुने। इसकी स्थापना 1978 में सरकार द्वारा की गई थी। यहाँ नवाबों द्वारा एकत्रित दुर्लभ पांडुलिपियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह है। यह भारत का सबसे बड़ा अरबी फारसी पुस्तकालय है। देखिए यहाँ पे जो तीनों ही कथन है वो तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि 1978 में इसकी जो स्थापना है वो की गई थी, और टोंक के नवाबों के समय में यहाँ पे जो साहित्य है वो और जो अभिलेख है वो उस समय से यहाँ पे संरक्षित रखे गए थे। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा, 1, 2, 3 सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 170। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान टोंक की स्थिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? नवाब वजीर खां ने तात्या टोपे को अपनी राजधानी में शरण दी थी। नवाब वजीर खां अंग्रेजों के पक्षधर थे, जबकि उनके मामा सेना ने विद्रोहियों का साथ दिया। टोंक की जनता ने विद्रोह कर नवाब को पदच्युत कर दिया था। टोंक राजस्थान का एकमात्र राज्य था जहां कोई सैन्य विद्रोह नहीं हुआ। देखिए जो नवाब वजीरुद्दौला है इन्होंने अपनी ब्रिटिश निष्ठा जो थी वो बनाए रखी, लेकिन उनकी सेना और परिवार के जो कुछ सदस्य थे जैसे उनके मामा थे उन्होंने बागियों का साथ दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही है। नवाब खां अंग्रेजों के पक्षधर थे, जबकि उनके मामा और सेना ने विद्रोहियों का साथ दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 171। नवाब इब्राहिम अली खां 1867 से 1930 के शासनकाल की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा GCIE की उपाधि और 1903 के दिल्ली दरबार में सम्मान मिला। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध चारवेद शैली का उपयोग युद्ध संगीत के रूप में किया। उन्होंने टोंक को राजस्थान संघ में विलय करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने मराठों के साथ मिलकर सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। देखिए जो इब्राहिम अली खां था उनके काल में जो टोंक की सांस्कृतिक उन्नति है वो हुई थी। उसके अलावा वे लॉर्ड कर्जन का जो दिल्ली दरबार था 1903 का उसमें शामिल हुए थे, और GCIE जो है उसमें भी सम्मानित हुए थे, उससे सम्मानित हुए थे। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 172। सुमेलित कीजिए टोंक रियासत के भौगोलिक परगने और उनकी वर्तमान स्थिति। देखिए जो निम्बा हेड़ा है वो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ता है। सिरोंज क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। छपड़ा जो है वो वर्तमान में बारां राजस्थान में स्थित है, और टोंक जो है वो टोंक के नाम से ही स्थित है। तो इसमें जो ऑप्शन 2, 1, 3, 4 ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 173। टोंक की प्रसिद्ध लोकनाट्य शैली चारवेद के विषय में कौन सा तथ्य ऐतिहासिक रूप से सटीक है? यह मूलतः मारवाड़ की गायन शैली है जिसे नवाबों ने अपनाया। इसमें केवल महिलाओं द्वारा समूह गान किया जाता है। यह शांति का संदेश देने वाली एक आध्यात्मिक सूफी गायन शैली है। यह पठानी मूल की वीर रस प्रधान शैली है जिसे नवाब फैजुल्ला खां या इब्राहिम खां ने संरक्षण दिया। देखिए इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि चारवेद शैली जो है वो टोंक की पहचान है,
और ये जो शैली है वो पठानी योद्धाओं द्वारा टप बजाते हुए वीर रस में गाई जाती थी, जिसे टोंक के जो नवाब थे उन्होंने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 174। मार्च 1948 में राजस्थान संघ के गठन के समय टोंक के वह कौन से नवाब थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? नवाब मोहम्मद शहादत अली खां, नवाब मोहम्मद फारूक अली खां, नवाब अमीर खां या नवाब वजीर खां? देखिए, जो नवाब शहादत अली खां है, इनका जो कार्यकाल था वो मई 1947 में समाप्त हो गया था और उनके जो उत्तराधिकारी थे नवाब मोहम्मद फारूक अली खां, ये 1947 से 48 के समय रहे थे और इसी समय जो राजस्थान है उसमें टोंक का विलय हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, नवाब मोहम्मद फारूक अली खां। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 175। मिलान कीजिए टोंक से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान, स्थल और उनके संस्थापक या संरक्षक। देखिए, जो अरबी फारसी शोध संस्थान है, इसकी जो स्थापना है वो राजस्थान सरकार के द्वारा 1978 में की गई। सुनहरी कोठी का जो अलंकरण है वो नवाब इब्राहिम अली खान ने किया था और टोंक की जो स्थापना है वो अमीर खां पिंडारी ने की थी और अरबी फारसी साहित्य का जो स्वर्णिम युग है वो नवाब वजीर खां का युग जो है वो कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखें तो ऑप्शन 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 176। टोंक रियासत के निर्माण के पीछे अंग्रेजों का मुख्य जियो पॉलिटिकल उद्देश्य क्या था? देखिए ऑप्शंस, राजस्थान में मुगल सत्ता को पुनर्जीवित करना, जयपुर और जोधपुर के बीच एक सैन्य अवरोधक बफर स्टेट खड़ा करना, मराठा समर्थक पिंडारी शक्ति को विघटित कर उन्हें एक स्थान पर प्रशासनिक रूप से बांधना, टोंक को ईसाई धर्म के प्रचार का केंद्र बनाना। देखिए, जो अमीर खां पिंडारी है वो होलकर के सहयोगी थे। अंग्रेजों ने उनको लालच दे करके मराठों से अलग किया था और जो पिंडारी की समस्या थी उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा, मराठा समर्थक पिंडारी शक्ति को विघटित कर उन्हें एक स्थान पर प्रशासनिक रूप से बांधना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 177। राजस्थान की अन्य रियासतों के विपरीत टोंक के नवाबों को प्राप्त उपाधियों और सम्मान के संबंध में असत्य कथन चुने। इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा 17 तोपों की सलामी और अधिकार प्राप्त था। टोंक के नवाबों को मुगल सम्राट द्वारा माही मरातीब का सम्मान प्राप्त था। नवाब इब्राहिम अली खां को नाइट ग्रेड कमांडर GCIA से विभूषित किया गया था। टोंक राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जिसे मुस्लिम शासक के कारण नवाबी रियासत कहा गया। देखिए, जो माही मरातीब है इसका जो सम्मान है वो करौली के यादवों को था मुगलों से प्राप्त। टोंक के जो नवाबों का उदय है वो ब्रिटिश काल में हुआ था, अतः उन्हें ब्रिटिश सम्मान अधिक प्राप्त थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये असत्य हो जाएगा, बाकी सारे सत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 178। राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण 1956 में टोंक रियासत का कौन सा हिस्सा मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया? निम्बाहेड़ा, सिरोंज, छबड़ा या पिरावा? देखिए, जब राज्य पुनर्गठन हुआ तो उस समय जो टोंक की तहसील थी सिरोंज वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया था और मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिले की सुनेल टप्पा तहसील है उसको राजस्थान में जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था उसमें मिला दिया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सिरोंज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 179। नवाब वजीर खां के शासनकाल में टोंक में अरबी फारसी साहित्य के विकास का मुख्य कारण क्या था? ईरान और मिस्र के विद्वानों को राजकीय संरक्षण मिलना, अंग्रेजों द्वारा अरबी को राजभाषा बनाना, स्थानीय राजपूतों द्वारा फारसी भाषा का समर्थन करना या टोंक में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। देखिए, नवाब वजीरुद्दौला जो थे इन्होंने विदेशों से, मिस्र और अरब जैसे देशों से विद्वान जो थे उनको यहाँ बुलाया था, जिन्होंने धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों का संकलन किया था, जिससे टोंक जो है वो एक बौद्धिक केंद्र बन गया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ईरान और मिस्र के विद्वानों को राजकीय संरक्षण मिलना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 180। अमीर खां पिंडारी द्वारा टोंक में स्थापित शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी? यह पूर्णतः लोकतांत्रिक परिषदों पर आधारित थी। इसमें जागीरदारी प्रथा का पूर्ण अभाव था। यह सैन्य प्रशासनिक संतुलन पर आधारित थी, जहां पूर्व पिंडारी सैनिकों को जमीनें दी गई। यहाँ केवल हिंदू मंत्रियों की नियुक्ति अनिवार्य थी। देखिए, जो अमीर खां पिंडारी है
पिंडारी जो है, इन्होंने अपने साथियों को व्यवस्थित करने के लिए उन्हें भू-राजस्व और सैन्य पदों पर नियुक्त कर दिया था ताकि वे पुनः लूटमार न करें। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सैन्य प्रशासनिक संतुलन पर आधारित थी, जहां पूर्व पिंडारी सैनिकों को जमीनें दी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 181। यहाँ से हम झालावाड़ रियासत जो है उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। झालावाड़ रियासत की गठन 1838 के पीछे मुख्य प्रशासनिक और कूटनीतिक तर्क क्या था? कोटा के महाराव को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना, कोटा महाराव और फौजदार झाला जालिम सिंह के उत्तराधिकारियों के मध्य बढ़ते विवाद को समाप्त करना, झालावाड़ क्षेत्र में मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, या झाला मदन सिंह द्वारा पृथक जाट राज्य की मांग करना। देखिए, जो कोटा के महाराव थे उनके और जो झाला परिवार था उनके बीच में जो सत्ता का संघर्ष था वो हो गया था। उसके कारण अंग्रेज जो थे उन्होंने कोटा के 17 परगने अलग करके झालावाड़ राज्य बना करके ये जो विवाद था इसका समाधान किया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कोटा महाराव और फौजदार झाला जालिम सिंह के उत्तराधिकारियों के मध्य बढ़ते विवाद को समाप्त करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 182। झालावाड़ के प्रथम शासक मदन सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी विशिष्ट उपाधि प्रदान की गई थी? महाराव, सवाई महाराजा, महाराज राणा, नवाब ए झालावाड़। देखिए, जो मदन सिंह थे 1838 में ये स्वतंत्र शासक के रूप में झालावाड़ की गद्दी पर बैठे थे। सबसे पहले इनको महाराज राणा की जो उपाधि है वो प्रदान की गई थी और उसके अलावा 15 तोपों की सलामी का अधिकार दिया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराज राणा। उसके अलावा जो महाराव है वो कोटा के शासकों की उपाधि थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 183। झालावाड़ के शासकों का सही ऐतिहासिक कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? मदन सिंह, भवानी सिंह, पृथ्वी सिंह, हरिश्चंद्र, पृथ्वी सिंह, मदन सिंह, भक्त सिंह, भवानी सिंह, मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, जालिम सिंह द्वितीय, भवानी सिंह, मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, भक्त सिंह या जालिम सिंह द्वितीय और भवानी सिंह। तो देखिए, सबसे पहले जो मदन सिंह है वो रहे थे 1838 से 45 के समय। उसके बाद 1845 से 75 तक पृथ्वी सिंह रहे थे। उसके बाद में जो भक्त सिंह है वो 1876 से 96 तक रहे थे और भक्त सिंह को ही जालिम सिंह द्वितीय भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। और उनके बाद में जो भवानी सिंह है वो 1899 तक रहे थे। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, भक्त सिंह फिर भवानी सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 184। भवानी नाट्यशाला 1921 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह राजस्थान का एकमात्र पारसी थिएटर ओपेरा शैली पर आधारित रंगमंच है। इसका निर्माण महाराज राणा पृथ्वी सिंह ने 1857 की विजय की स्मृति में करवाया था। यह नाट्यशाला केवल झालावाड़ के स्थानीय लोक नृत्यों के लिए आरक्षित थी। इसकी स्थापत्य शैली पूर्णतः मुगलकालीन 4 भाग पद्धति पर आधारित है। देखिए, जो महाराज राणा भवानी सिंह है उन्होंने 1921 में इसका निर्माण करवाया था और यह ओपेरे शैली का एक मंच है जहां पर जो मंचन की व्यवस्था है वो उन्नत थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है। यह राजस्थान का एकमात्र पारसी थिएटर अर्थात ओपेरा शैली पर आधारित रंगमंच है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 185। घंटियों का शहर कहे जाने वाले झालरापाटन नगर की स्थापना 1796 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? महाराज राणा मदन सिंह, झाला जालिम सिंह प्रथम, महाराव उम्मेद सिंह या कर्नल जेम्स टोड। देखिए, जो कोटा के फौजदार थे झाला जालिम सिंह, इन्होंने 1996 में गोमती सागर तट के किनारे झालरापाटन नगर जो है वो बसाया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, झाला जालिम सिंह प्रथम। उसके अलावा इसको एक व्यापारिक नगर के रूप में विकसित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 186। झालावाड़ के किस शासक को अंग्रेजों ने कुप्रबंधन और ब्रिटिश विरोधी नीतियों के कारण 1896 में पदच्युत कर बनारस भेज दिया था? महाराज राणा पृथ्वी सिंह, महाराज राणा हरिश्चंद्र सिंह, महाराज राणा जालिम सिंह द्वितीय या महाराज राणा भवानी सिंह। देखिए, जो महाराज राणा जालिम सिंह द्वितीय है इनका अंग्रेजों से मतभेद हो गया था, जिसके कारण 1896 में उनको हटा दिया गया था और जो झालावाड़ है उसका पुनर्गठन करके जो भवानी सिंह है इनको शासक बनाया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराज राणा जालिम सिंह द्वितीय। और उसके अलावा हरिश्चंद्र सिंह जो थे वो अंतिम शासक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 187। कथन
झालरा पाटन का सूर्य मंदिर खजुराहो की स्थापत्य शैली से प्रभावित है और इसे 7 शैलियों का मंदिर कहा जाता है। कारण मंदिर के शिखर की बनावट और उस पर उकेरी गई आकृतियां कच्छप घात और महामारू शैली का उत्कृष्ट मिश्रण है। देखिए, जो सूर्य मंदिर है, जिसको पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है, वो अपनी कलात्मकता के कारण खजुराहो से उसकी तुलना की जाती है और इसकी जो शैलीगत विशेषताएं हैं, उसके कारण ही इसको जो 7 शैलियों का मंदिर है, ये भी कहा जाता है। तो इसमें जो कथन और कारण है, दोनों ही सही है और कारण जो है वो व्याख्या भी बिल्कुल सही करता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 188। झालावाड़ के अंतिम महाराज राणा कौन थे जिन्होंने एकीकरण के समय राजस्थान संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? महाराज राणा भवानी सिंह, महाराज राणा हरिश्चंद्र सिंह, महाराज राणा राजेंद्र सिंह या महाराज राणा मदन सिंह? देखिए, मैंने पहले भी बताया, जो महाराज राणा हरिश्चंद्र सिंह है, ये अंतिम शासक थे। इनका जो समय है वो 1943 से 1967 तक था और ये राजस्थान के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने ही जो राजस्थान के एकीकरण का विलय पत्र था, उस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 189। झालावाड़ रियासत की स्थापना के समय 1838 ईस्वी समय में कोटा राज्य के कुल कितने परगने शामिल किए गए थे? 11 परगने, 15 परगने, 17 परगने या 21 परगने? देखिए, जो 1838 की पूरक संधि थी, इसके अनुसार कोटा के जो 17 परगने थे, उनको अलग करके झालावाड़ राज्य का गठन किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल सही होगा। उसके अलावा जो 11 संख्या, ये यहाँ पर 11 तोपों की सलामी दी गई थी इनको। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 190 है। झालावाड़ स्थित राजकीय संग्रहालय 1915 की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराज राणा पृथ्वी सिंह, महाराज राणा जालिम सिंह, महाराज राणा राजेंद्र सिंह या महाराज राणा भवानी सिंह? देखिए, जो महाराज राणा भवानी सिंह है, इन्होंने 1915 में संग्रहालय की स्थापना की थी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराज राणा भवानी सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 191। झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहने का मुख्य तार्किक कारण क्या है? यहाँ मंदिरों की प्रतीकता है, जहाँ सुबह शाम घंटियों की निरंतर गूंज सुनाई देती है। यहाँ मध्यकालीन भारत का सबसे बड़ा घंटा स्थित है। यहाँ शासक जालिम सिंह ने प्रजा को सचेत करने हेतु विशाल घंटे लगवाए थे। यह शहर भौगोलिक रूप से एक घंटी के आकार में बसा हुआ है। देखिए, जो झालरा पाटन है, वो अपनी मंदिरों की संस्कृति के लिए जाना जाता है और ये जो है वो 1996 में बसाया गया था। इसमें धार्मिक और व्यापारिक गतिविधियां होती थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर मंदिरों की प्रतीकता है, अर्थात मंदिर बहुत ज्यादा है, जहाँ सुबह शाम घंटियों की निरंतर गूंज सुनाई देती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 192। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई? 1818 नवाब वजीर खां, 1803 नवाब इब्राहिम अली खां, 1817 नवाब अमीर खां पिंडारी, 1857 नवाब फारूक अली खां? देखिए, हमने पहले पढ़ा है 17 नवंबर 1817 की जो संधि थी, उसके बाद में जो अमीर खां पिंडारी है, वो टोंक के पहले नवाब बने थे। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 193। टोंक स्थित सुनहरी कोठी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? स्थान झालावाड़, निर्माता भवानी सिंह। स्थान टोंक, निर्माता नवाब इब्राहिम अली खां। स्थान धौलपुर, निर्माता कीरत सिंह। स्थान भरतपुर, निर्माता सूरजमल। देखिए, ये तो हमें पता ही है, सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है, तो सीधा सीधा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके जो निर्माता है, उनका नाम याद रखिएगा, नवाब इब्राहिम अली खां। इसमें जो अलंकरण का काम है, वो इन्होंने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 194। झालावाड़ राज्य का निर्माण किस मूल रियासत के विभाजन से हुआ था? बूंदी, मेवाड़, जयपुर या कोटा? देखिए, हमने पढ़ा है कि 1838 में कोटा रियासत के जो 17 परगने थे, उनको अलग करके झालावाड़ राज्य बनाया गया। तो इसमें जो ऑप्शन डी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कोटा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 195। झालावाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने 1851 की अंतर्राष्ट्रीय लंदन प्रदर्शनी में झालावाड़ की कलाकृतियां भेजी थी। महाराज राणा मदन सिंह, महाराज राणा पृथ्वी सिंह, महाराज राणा रणजीत सिंह या महाराज राणा भवानी सिंह?
देखिए, जो महाराज राणा रणजीत सिंह है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झालावाड़ के उद्योग और कला को पहचान दिलाने के लिए लंदन में जो प्रदर्शनी और वस्तुएं हैं वो भेजी थी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है महाराज राणा रणजीत सिंह, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा जो मदन सिंह है ये संस्थापक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 196। 1857 के विद्रोह के दौरान किस रियासत के नवाब को उनके ही परिवार, मामा साहिब और सेना के विरोध का सामना करना पड़ा? टोंक, धौलपुर, झालावाड़ या भरतपुर? देखिए, हमने पढ़ा है कि टोंक के जो नवाब है वजीरुद्दौला, उनके जो मामा है उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था, जबकि जो नवाब स्वयं थे वो अंग्रेजों के साथ थे। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, टोंक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 197। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक और तासीमो कांड के शहीदों का सही समूह पहचानिए। संस्थापक यमुना प्रसाद, शहीद सागरमल गोपा। संस्थापक ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, शहीद छतर सिंह और पंचम सिंह। संस्थापक मीठालाल व्यास, शहीद बालमुकुंद विस्सा। संस्थापक नैनूराम शर्मा, शहीद नानक जी भील। देखिए, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जो थे उन्होंने 1934 में प्रजामंडल बनाया था, और जो तासीमो कांड है वो 1947 में हुआ था, जिसमें छतर सिंह व पंचम सिंह शहीद हुए थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 198। राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे नवीनतम रियासतों का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? मेवाड़ टोंक, मारवाड़ धौलपुर, मेवाड़ झालावाड़ या जयपुर झालावाड़? देखिए, मेवाड़ जो है वो सबसे प्राचीन और झालावाड़ जो है वो सबसे नवीनतम रियासत है। तो इस तरह से देखिए तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर अपना। ठीक है, मेवाड़ और झालावाड़। उसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा, जो टोंक है वो 1817 में बनी थी, तो ये जो है दूसरी नवीनतम रियासत मानी जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 199। झालरापाटन का सूर्य मंदिर, जिसे पद्मनाभ मंदिर भी कहते हैं, की मुख्य विशेषता क्या है? यह पूर्णतः भूमिज शैली में बना है। इसके शिखर की ऊंचाई 17 फीट है और यह भगवान विष्णु पद्मनाभ को समर्पित है। यह राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जहां नमाज पढ़ी जाती है। इसका निर्माण कर्नल टोड ने करवाया था। देखिए, ये जो मंदिर है इसको पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है और इसका जो शिखर है वो अत्यंत भव्य है। स्थानीय लोग जो है वो इसको 7 शैलियों का मंदिर भी कहते हैं। उसके अलावा जो कर्नल टोड है उन्होंने इसकी प्रशंसा की थी, ना कि इसका निर्माण करवाया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही है, ये क्योंकि ये एकमात्र मंदिर है जहां पर नमाज पढ़ी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 200। धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह किस संघ की राज प्रमुख नियुक्त किए गए थे? मत्स्य संघ प्रथम चरण, राजस्थान संघ द्वितीय चरण, संयुक्त संघ तृतीय चरण या बृहत्तर राजस्थान चतुर्थ चरण? देखिए, 18 मार्च 1948 को धौलपुर नरेश उदयभान सिंह जो है उनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मत्स्य संघ प्रथम चरण। तो साथियों, ये थे धौलपुर, टोंक और झालावाड़ रियासतों के टॉप 50 एमसीक्यू। मुझे पूरी उम्मीद है वेदा दर्शनम की आज की इस क्लास में आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। लेकिन दोस्तों, इतिहास केवल राजा और युद्धों से नहीं चलता। हमारी अगली क्लास उस खुफिया तंत्र और प्रशासन पर होगी जिसके बिना कोई भी राजा एक दिन भी राज नहीं कर सकता था। क्या आपको पता है मध्यकालीन राजस्थान में राजा की आंख और कान कौन होते थे? परगनों में वे गुप्तचर अधिकारी कौन था जिसे खुफिया नवीस कहा जाता था, जो हर छोटी बड़ी घटना की गुप्त रिपोर्ट सीधे दीवान तक पहुंचाता था? राजा की सेना को वेतन बांटने वाला बख्शी, न्याय करने वाला हाकिम और किसानों से राजस्व वसूलने वाला आमिल कैसे काम करते थे? दीवान की ताकत इतनी ज्यादा क्यों होती थी कि राजा की अनुपस्थिति में उसे देश दीवान कहा जाता था? ये सारे राजशाही रहस्य जो है वो हमारी अगली क्लास में खुलेंगे, जिसका टॉपिक होगा मध्यकालीन राजस्थान का केंद्रीय एवं परगना प्रशासन। तो क्या आप उस धमाकेदार क्लास के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल वेदा दर्शनम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में राजपूताने की प्रशासनिक रहस्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।